तो देखिए स्टूडेंट्स, अब अपन अपनी नई यूनिट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डी ब्लॉक। ठीक है, डी ब्लॉक की आपके दो चैप्टर हैं, उनको एक यूनिट में दिया गया है। एक तो देखो आपको जो डी ब्लॉक होता है ना, उसकी 3 सीरीज होती है, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। 3D सीरीज को एक जगह दिया गया है, 4D और 5D सीरीज को एक जगह दिया गया है, मतलब तीनों सीरीज को मिला के एक ही कंपाइन इनको किया गया है, एक यूनिट की गई है। ठीक है, तो जो अपनी नई यूनिट है उसका नाम है प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व या फिर संक्रमण श्रेणी के तत्व। ठीक है, हेडिंग डाल दो संक्रमण श्रेणी के तत्व, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है भाई, क्या कहते हैं इनको? संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व। अब ये जो संक्रमण तत्व होते हैं, ये एक तो आपके 3D सीरीज के, एक होते हैं आपके 4D सीरीज के, और एक आपके होते हैं 5D सीरीज के। ठीक है, तो अपने को ये तीनों पढ़ने हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। इससे पहले एक बार आप इनका बेसिक इंट्रोडक्शन देख लो कि जो आपके आप इनको कह सकते हो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कह सकते हो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो इनको संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, इनको ट्रांजिशन मेटल क्यों कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? आपने जो पीरियोडिक टेबल पढ़ी है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी है, उसमें आपने देखा है इस टाइप से, ये आपका एस ब्लॉक हुआ करता था। ठीक है, ये पी ब्लॉक हुआ करता था, बीच में कौन हुआ करता था? डी ब्लॉक हुआ करता था, और नीचे कौन होते थे आपके? ए ब्लॉक होते थे। ठीक है, तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना, वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में पाए जाते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में पाए जाते हैं, इसलिए इनके जो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, इन एलिमेंट्स की कुछ जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच की होती है। ठीक है ना, इन एलिमेंट्स में कुछ प्रॉपर्टी जो होती है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच की प्रॉपर्टी इनमें होती है। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, संक्रमण तत्व, क्योंकि ये दो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं और इनमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एस ब्लॉक की भी प्रॉपर्टी होती है और पी ब्लॉक की भी प्रॉपर्टी इनमें होती है थोड़ी थोड़ी, इसलिए इनको क्या बोलते हो? ट्रांजिशन एलिमेंट्स आप इनको बोलते हो। ठीक है, कहाँ होते हैं? जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें सेंटर में होते हैं, बीच में होते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे 3 सीरीज हैं इनकी। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की 3 सीरीज है, एक तो 3D सीरीज, एक 4D सीरीज है और 5D सीरीज। और प्रत्येक डी ब्लॉक की जो सीरीज होती है उसमें 10 एलिमेंट्स होते हैं। कितने होते हैं? 10 एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन जो आपकी ये 4D और 5D सीरीज होती है ना, इनमें क्या होता है? बीच में एक एलिमेंट के जस्ट बाद में ही क्या हो जाते हैं? बीच में 14 तत्व और घुस जाते हैं। कौन से? लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, 14 तत्व और घुस जाते हैं। इसकी वजह से ये थोड़े डिफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो जो 3D सीरीज होती है तो बिल्कुल उसमें तो कोई एक्सेप्शन नहीं होता, वो तो नॉर्मल होती है। लेकिन 4D और 5D सीरीज होती है, वहाँ पे थोड़ा लेंथेनाइड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है वहाँ पे, इसलिए उसको अपन अलग पढ़ते हैं। इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, इसको अपन अलग पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे बीच में 14 तत्व लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के आ जाने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज में थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है। ठीक है, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट किनको कहते हैं? तो जनरली ये कहा जाता है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर करता है।
ऐसे एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर करता है क्या कहलाता है, आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हो दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी सबशेल, दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी सबशेल कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, बैठे दिमाग में इतना, वेरी गुड। अब यहाँ पे एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है Zn Cd एंड Hg, ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट तो हैं, क्या हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट तो ये हैं, बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, देखो ये कहा जाता है कि संक्रमण तत्व उन्हें कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट उन्हें कहा जाता है जिनमें डी जो सबशेल होता है, डी सबशेल या डी ऑर्बिटल जो होता है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड हो। कैसा हो, इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, मतलब पूरा भरा हुआ नहीं हो, अपूर्ण हो। कैसा हो, अपूर्ण हो। 9 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, लेकिन 10 नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसमें 10 तो होते तो पूरा भर जाएगा, और पूरा भरते ही वो डी ब्लॉक का एलिमेंट तो होगा लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। तो ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता था एग्जामिनर का कि समझाइए Zn Cd और Hg, जिंक, कैडमियम और मरकरी डी ब्लॉक के तत्व तो हैं लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करो। तो आप क्या कहोगे, जी हाँ बिल्कुल ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। क्यों, क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है, डी सबशेल में एंटर करता है, इसकी वजह से डी ब्लॉक के एलिमेंट तो हैं लेकिन इनका जो डी ऑर्बिटल होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, इनका डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड होता है। इसकी वजह से ये जो डी ऑर्बिटल होते हैं, सॉरी ये जो एलिमेंट होते हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। ट्रांजिशन एलिमेंट वही होते हैं जिनमें इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल पाया जाता है, जिनमें इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल पाया जाता है वही क्या होते हैं, आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते। ठीक है, तो मैं एक बार इसको रफ कर देता हूँ, ये फोटो आपको पता होनी चाहिए, फिर मैं एक साथ डेफिनेशन सबकी एक साथ लिखा दूंगा। पहले इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको समझा देता हूँ, याद करने की ट्रिक आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको भाई, है ना। इसकी जो जितनी भी थ्योरी है ना उसको बाद में लिखाऊंगा मैं, पहले आपको इसकी जो फोटो है वो बना के बता देता हूँ मैं। देखिएगा 3D सीरीज, लिख लोगे। मैं इनके ऊपर भी लिख दूंगा, चिंता मत करना, एटॉमिक नंबर भी लिख दूंगा। ठीक है, एक बार देखते जाओ बस आप, चिंता तो अपने को करनी ही नहीं है। ठीक है भाई, एक मिनट बस, देखो याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है,
देखो भाई, ये होते हैं आपके नाम भी इनके बता देता हूँ, चिंता मत करो, चिंता तो अपने को करनी ही नहीं है। ठीक है, देखो भाई ट्रिक देखोगे, पहले नाम देख लो, स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, इट्रिबियम, जिरकोनियम, नोबिलियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, लैंथेनम, हाफनियम, टेलुरियम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ओरम, सोना, और आपका मरकरी। अब याद करने की ट्रिक सुन लो आप, क्या सुन लो, ट्रिक सुन लो, आती है अच्छी बात है, नहीं आती और भी अच्छी बात है। ठीक है, आती तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो और भी अच्छी बात है। पहले 3 सुनो, साइंस तेरी वाह करूं मैं, साइंस तेरी वाह करूं मैं, फिर कौन निकाले कॉपर जिंक। साइंस SCIENC लिखते हो, तेरी TI, वाह करूं मैं, लिखते जाने नीचे, साइंस तेरी वाह करूं मैं, फिर कौन निकाले कॉपर जिंक, फिर कौन निकाले कॉपर जिंक, यारी जरा निभा, लिख देता हूं, यारी जरा निभा, मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह है, मतलब रास्ते में, रुकावट राह पड़े, आग में कूद, या फिर आगे कूद, आगे कूद, ला हफ्ता, ला हफ्ता, एक साथ मिला कर लेना, हफ्ता, ला हफ्ता, हफ्ता मांगते हैं ना, हफ्ता वसूली, ला हफ्ता, वरना रे, वरना रे, उधर इधर पिटाई, उधर इधर पिटाई और होगी, और होगी। ठीक है, ला हफ्ता, वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी, साइंस तेरी वाह करूं मैं, साइंस तेरी वाह करूं मैं, फिर कौन निकाले कॉपर जिंक, फिर कौन निकाले कॉपर जिंक। तो ये आपकी पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, Zn CD and Hg are D block element but not transition elements। ठीक है, rest of them elements are called transition elements।
ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। मतलब ZnCd और Hg इन तीनों के अलावा ये डी ब्लॉक के तत्व तो हैं लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है, ठीक है। इनके अलावा जितने भी एलिमेंट हैं ना ये वाले, ये सब क्या हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। वेरी गुड। अब ये एटॉमिक नंबर देख लो कैसे लिखे। आपको पता है 20 पे कैल्शियम आता है और कैल्शियम का इसके डी में आता है, तो 21 से लेकर 30 तक हो गए। अब 30 के बाद में 6 क्या आते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं। 36 पे क्रिप्टॉन आ जाएगा, 36। फिर 2 कौन से आ जाएंगे, एस ब्लॉक के, 38। अब 39 से स्टार्ट हो गया, 39, 40, 41, 48 आ गया। फिर 48 के बाद 6 के आ जाएंगे वापस से पी ब्लॉक के, 48 और 6 54। फिर घूम के इधर आओगे 2 एस ब्लॉक के आ जाएंगे, 54 और 2 56। फिर 57 से 11 57। अब कहोगे सर 58 कहाँ गया, तो 58 सीरियम नीचे आ जाता है, वहाँ पे ए ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं, 14 एलिमेंट बीच में दूसरे आ जाते हैं। फिर उसके बाद में 71 तक आते हैं, 72 से आपका हाफ नियम स्टार्ट होता है, ध्यान रखना। यहाँ पे बीच में कौन आ जाते हैं, लैंथेनाइड्स आ जाते हैं। जो 6D सीरीज है वो अभी अपूर्ण है, 5D सीरीज तो है लेकिन जो 6D सीरीज और है वो क्या है, अभी अपूर्ण होती है, ठीक है। तो बस कर लोगे आप, 80 तक हो गए। फिर आगे 86, 6 पी ब्लॉक के और आ जाएंगे 86 और 2 इधर से और आ जाएंगे 88। फिर 89 90 वो आप कर लोगे आगे, ठीक है। वेरी गुड। अब एक बार इनका बेसिक इंट्रोडक्शन लिख लो, फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टी, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, इनके कलर प्रॉपर्टी, सब कुछ पढ़ेंगे अपन, ठीक है। आयनाइजेशन पोटेंशियल सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखो, आप लिखो, आवर्त सारणी के एस ब्लॉक व पी ब्लॉक तत्वों को जोड़ने वाले तत्व, आवर्त सारणी के एस ब्लॉक व पी ब्लॉक तत्वों को जोड़ने वाले तत्व, आवर्त सारणी के एस ब्लॉक व पी ब्लॉक तत्वों को जोड़ने वाले तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखना, एस ब्लॉक के तत्व प्रबल विद्युतधनी होते हैं। एस ब्लॉक के तत्व प्रबल विद्युतधनी होते हैं, मतलब उनमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी पाई जाती है। तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन को कोई ना कोई ग्रहण करेगा, जिसको वो ग्रहण करेगा उसका क्या होगा, अपचयन होगा। अपचयन करेगा मतलब ये सामने वाले का अपचयन कर रहे हैं, अपचयन कर रहे हैं, क्या हो गए, अपचायक हो गए, ठीक है। लिथियम सबसे प्रबल अपचायक होता है, पता है ना आपको, लिथियम सबसे प्रबल अपचायक होता है। तो आपने लिखा एस ब्लॉक के तत्व प्रबल विद्युतधनी होते हैं एवं आयनिक बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ध्यान रखना भाई, आयनिक बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसके विपरीत पी ब्लॉक में, इसके विपरीत पी ब्लॉक में वर्ग 13 के तत्व, इसके विपरीत पी ब्लॉक में वर्ग 13 के तत्व, पी ब्लॉक में वर्ग 13 के तत्व सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इन दोनों स्थितियों के मध्यवर्ती गुण वाले तत्वों को, इन दोनों स्थितियों के मध्यवर्ती गुणों वाले तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। इन दोनों स्थितियों के मध्यवर्ती गुणों वाले तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। अरे एस ब्लॉक के तत्व आयनिक बंध बनाते हैं, पी ब्लॉक के तत्व क्या बनाते हैं, सहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो दोनों के बीच में जो एलिमेंट आएंगे वो आयनिक भी नहीं बनाएंगे और सहसंयोजक भी नहीं बनाएंगे, उपसहसंयोजक बनाएंगे, वो मतलब बीच वाले बंध बनाते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको कहा जाता है, ठीक है। वेरी गुड। अर्थात संक्रमण तत्वों के गुणधर्म एस व पी ब्लॉक तत्वों के मध्यवर्ती होते हैं। संक्रमण तत्वों के गुणधर्म एस व पी ब्लॉक तत्वों के मध्यवर्ती होते हैं। एस और पी ब्लॉक के बीच के गुण पाए जाते हैं किसमें, संक्रमण तत्वों में, ठीक है। वेरी गुड। पहले एरोलॉग की डेफिनेशन लिख लो। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है, डी सबशेल, डी उपकोष या फिर डी कक्षक लिख सकते हो, ठीक है। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है क्या कहलाते हैं,
डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट लाइन से लिखना, अगली लाइन से लिखना, जो आपके संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, जिनमें डी कक्षक अपूर्ण होते हैं। लिखना भाई, आवर्त सारणी के वे तत्व आवर्त सारणी के वे तत्व जिनके परमाणु या आयन में आवर्त सारणी के वे तत्व जिनके परमाणु या आयन में डी कक्षक अपूर्ण भरे होते हैं, इनकम्प्लीट फील्ड होते हैं। जिनके आयन या परमाणु में डी कक्षक अपूर्ण भरे होते हैं, डी कक्षक अपूर्ण भरे होते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। क्वेश्चन लिखो, Zn, CD, Hg, Zn, CD, Hg। क्वेश्चन लिखना वर्ग 12। आदि तत्व डी ब्लॉक के तत्व तो हैं लेकिन संक्रमण तत्व नहीं हैं, समझाइए। आदि तत्व डी ब्लॉक के तत्व तो हैं लेकिन संक्रमण तत्व नहीं हैं, समझाइए। तो आप बता सकते हो कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनका जो डी कक्षक होता है वो पूर्ण रूप से भरा होता है, इनमें अपूर्ण डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं। इसकी वजह से ये क्या होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट तो हैं लेकिन क्या नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका पास अपूर्ण डी कक्षक नहीं होते। लिखो, Zn, CD व Hg डी ब्लॉक के तत्व तो होते हैं। Zn, CD व Hg डी ब्लॉक के तत्व तो होते हैं क्योंकि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है, क्योंकि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है, लेकिन इनमें अपूर्ण डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं, लेकिन इनमें अपूर्ण डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं, अर्थात इनके पास पूर्ण पूरित डी कक्षक उपस्थित रहते हैं, अर्थात इनके पास पूर्ण पूरित डी कक्षक उपस्थित रहते हैं, इसलिए ये संक्रमण तत्व नहीं होते, इसलिए ये संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। ठीक है, हेडिंग डालो। डी ब्लॉक तत्वों के अभिलाक्षणिक गुण, डी ब्लॉक तत्वों के अभिलाक्षणिक गुण, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। पहले तो मुझे बताओ कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं या मेटलॉइड्स होते हैं? क्या होते हैं? धातु होती है, अधातु है, उपधातुएं होती है, क्या होती है? बिल्कुल सही जवाब, सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं धातुएं होती है। ठीक है, डी ब्लॉक के सभी तत्व क्या हैं? धातुएं। कोई पूछ ले बताओ डी ब्लॉक का कौन सा एलिमेंट है जो कि लिक्विड मेटल है, द्रव धातु है, तो क्या कहोगे? मरकरी, पारा। पारा एक ऐसी धातु है जो कैसा होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है, बाकी सब क्या पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में। डी ब्लॉक की बात करें भाई, ये पारा मरकरी। ठीक है, तो लिखो डी ब्लॉक तत्वों के अभिलाक्षणिक गुण। लिखना, नंबर 1, ये सभी तत्व धातुएं हैं, ये सभी तत्व धातुएं हैं जिनमें विद्युतधनी गुण पाए जाते हैं। ये सभी तत्व धातुएं हैं जिनमें विद्युतधनी गुण पाए जाते हैं। समझ में आ गया क्या मतलब? समझ में आ गया? धातुओं में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में क्या? धन आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है। तो आपने लिखा
कि ये सभी तत्व धातुएं होती है एवं इनकी प्रकृति कैसी होती है, विद्युत धनी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। पॉइंट नंबर 2, ये सभी तत्व एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं अर्थात परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। ये सभी तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। भाई इनकी फिक्स नहीं होती, जैसे एस ब्लॉक वालों की प्लस, पहले वर्ग वालों की +1 वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, दूसरे वालों की +2 वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इनमें ऐसा नहीं होता। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्या? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल का मतलब चेंज होने वाली, कभी कौन सी कभी कौन सी कभी कौन सी कभी कौन सी। मैग्नीज तो +1 से लेकर +7 तक शो करता है, ठीक है ना। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि इनमें जो s ऑर्बिटल और जो d ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी का गैप बहुत कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन s के साथ साथ d ऑर्बिटल से भी निकल जाता है, ठीक है। तो आपने ये लिखा कि ये जो सभी तत्व होते हैं ना, ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। अगला लिखना, इन तत्वों में एस ब्लॉक व पी ब्लॉक तत्वों के समान, इन तत्वों में एस ब्लॉक व पी ब्लॉक तत्वों के समान, देखो रे, उनमें तो ये वाली ऊर्ध्वाधर समानता पाई जाती थी, अपन करते थे ऊपर से नीचे जाने वाली समानता। यहाँ पे क्षैतिज समानता पाई जाती है, बाएं से दाएं जाने वाली। यहाँ पे क्षैतिज समानता पाई जाती थी। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में ऊर्ध्वाधर समानता पाई जाती थी, ऊपर से नीचे वाली, ठीक है। तो लिख लो, इन तत्वों में एस ब्लॉक व पी ब्लॉक तत्वों के समान लंबवत समानता न होकर एस ब्लॉक व पी ब्लॉक तत्वों के समान लंबवत समानता न होकर क्षैतिज समानता होती है। लंबवत समानता न होकर क्षैतिज समानता, ये तो कौन सी समानता है? लंबवत समानता। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में अपन बात करते तो ऊपर से नीचे जाने पर वाली, ठीक है। और ये क्या है? क्षैतिज समानता। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लगभग सभी तत्व कठोर मजबूत उच्च गलनांक व क्वथनांक वाली धातुएं होती है। लगभग सभी तत्व कठोर मजबूत तथा उच्च गलनांक व क्वथनांक वाली धातुएं होती है। अब बाद में आप पर्टिकुलर हेडिंग डाल देना, केवल 3D सीरीज हेडिंग डाल देना, भाई ध्यान रखना। इन गुणों को लिखने के बाद में केवल 3D सीरीज आप हेडिंग डाल देना। अगला पॉइंट लिखो, सभी तत्व ऊष्मा व विद्युत के चालक होते हैं। सभी तत्व ऊष्मा व विद्युत के क्या होते हैं? चालक होते हैं। और ये बताओ कैसे होते हैं? रंगीन भी होते हैं, कलर्ड भी होते हैं। लिखना, सभी तत्व रंगीन, सभी तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। सभी तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं। कंटिन्यू कर लो। इनके रंग का मुख्य कारण, इनके रंग का मुख्य कारण डीडी संक्रमण। इनके रंग का मुख्य कारण डीडी संक्रमण। इनके रंग का मुख्य कारण डीडी संक्रमण के कारण होता है। अगला पॉइंट लिखो, ये उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ये उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट लिखो, आपको पता है ना मिश्र धातु भी बनाते हैं ये। अरे कॉपर तांबा ये मिलाते हैं ना। एक चीज़ उधर सुन लेना भाई, जो वर्ग 11 होता है ना, इसको क्या बोलते हो? वर्ग संख्या 11। ये वाला वर्ग संख्या 12, इसको क्या बोलते हो आप? सिक्का धातु वर्ग।
सिक्का धातु वर्ग, कॉइन मेटल, क्या बोलते हैं इसको, कॉइन मेटल। अरे इन मेटल्स के सिक्के बनते हैं क्या, तांबा का, चांदी का, सोना का, तांबा चांदी सोना, इनके सिक्के बनते हैं ना, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कॉइन मेटल भी इनको बोलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना, ये सभी तत्व मिश्र धातुएं बनाते हैं। ठीक है, मिश्र धातुएं बनाते हैं। अगला लिखना, ये उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, ये उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, पैरामैग्नेटिक। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये अनुचुंबकीय गुण, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट वन लिखोगे, ये अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं, ये अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। हेडिंग डाल दो, 3D संक्रमण श्रेणी के तत्व या फिर प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व। इसको तो बना लेना आप, इसको तो आप बना लेना, और मैं इसको रफ कर रहा हूँ। आप लिखोगे 3D संक्रमण श्रेणी के तत्व या प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व। अपनी जो हेडिंग होगी वो क्या होगी, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व। ये गुण लिखे हैं अपन ने, ये तो सबके लिखे हैं। ठीक है, हेडिंग डालोगे, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन। आपकी हेडिंग है ठीक है। आप कह सकते हो 3D सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, 3D सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स आप कह सकते हो, फिर वो एलिमेंट्स लिख लेना आप। ठीक है, अब एक चीज़ सुनना, आपके पास एक तो है 3D, एक है 4S, एक है 4P, एक है 4D, एक है 5S बोले। ठीक है, इनमें से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा, इनमें से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना उनको n+l नियम से भरते हैं। किससे भरते हैं, n+l नियम से इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है जो n होता है ना वो आपको होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n क्या होता है आपका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, और जो l होता है उसको बोलते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। क्या बोलते हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं उसको एजाइमुथल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं, एजाइमुथल क्वांटम नंबर। तो इसके लिए n की वैल्यू देखो, एक बार देख लो आप, कितनी है, 3 है, 4 है, 4 है, 5 है। जो वैल्यू लिखी होती है वो n की वैल्यू होती है। ठीक है, l की वैल्यू आपको ये पता, ये भी होना चाहिए कि l = अगर 0 होता है इसका मतलब होता है s सब सेल, l = 1 इसका मतलब p सब सेल, l = 2 इसका मतलब d, 3 का मतलब S F, 4 का मतलब G, 5 का मतलब H, ऐसे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं वो कौन से रूल के अकॉर्डिंग फिल होते हैं, n+l रूल। ये क्या बोलता है, पता है क्या बोलता है, जिस भी एलिमेंट के लिए या फिर जिस भी सब शेल के लिए या जिस भी कक्षक के लिए n+l की वैल्यू कम होगी, जिस भी सब सेल के लिए n+l की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी,
और इलेक्ट्रॉन पहले उसमें फिल होगा, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें फिल होगा जिसके लिए n+l की वैल्यू कम होगी। अब कोई कहे सर n+l की वैल्यू सेम आ जाए तो बिल्कुल आ सकती है। अगर n+l की वैल्यू सेम आ जाए तो फिर आपको चेक करना है n की वैल्यू, जिसके लिए n की वैल्यू कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ते हैं। ठीक है, वेरी गुड। n की वैल्यू लिखती है आपने, l की वैल्यू चेक करो, l की वैल्यू d है तो कितनी आएगी 2 आएगी, s है तो 0, p है तो 1, d है तो 2, s है तो 0। n+l की वैल्यू चेक करो तो क्या आएगा 5, 4, 5, 6, 5। क्या बात है सर, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। ओके चलो अब बताओ इलेक्ट्रॉन बढ़ने का क्रम बताओ। वो तो बाद में बताओ, पहले ऊर्जा का क्रम बताओ, जिसके लिए n+l की वैल्यू कम होगी उसकी ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी। सबसे कम किसकी होती है, इसी का आ रहा है 4s की। ठीक है, फिर बताओ वैल्यू सेम आ गई 5, 5, तो जिसके लिए n की वैल्यू कम 3d, फिर 4p, फिर 5s, लास्ट में 4d। और इलेक्ट्रॉन बढ़ने का क्रम क्या होगा, सबसे पहले किस में भरे जाएंगे 4s में भरे जाएंगे, फिर जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे। ठीक है, 3d में भरे जाएंगे, 4p में भरे जाएंगे, 5s में भरे जाएंगे, देन 4d में भरे जाएंगे, इस टाइप से। तो आप क्या करते हो, जो आपका कैल्शियम होता है, जो कैल्शियम होता है वहाँ पे s ऑर्बिटल ख़त्म हो जाता है, 4s ऑर्बिटल 4s2 आ जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे इसके नेडियम में जाते हो तो वहाँ पे अगला इलेक्ट्रॉन s कंप्लीट होने के बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, d में चला जाता है। जैसे आप इसके नेडियम में जाते हो ना, तो इसके नेडियम में जो इलेक्ट्रॉन है वो s से किस में चला जाता है, d में चला जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो एनर्जी का ऑर्डर है 4s और देखो ये कहा जाता है जो 3d सीरीज होती है ना, उसके लिए 4s और 3d की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट क्या होती है, सेम होती है। अप्रॉक्सीमेट क्या होती है, सेम होती है। इसकी वजह से आसानी से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन हो जाता है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन 4s से निकलने के साथ साथ 3d से भी निकल जाते हैं। इसके कारण ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ये फोटो आप बना लेना, आपको पता ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, ओके चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। लिखो, मैंने बताया ना अगर 3d है और 4s है, आपके पास एक चॉइस है, एक तो 3d है, एक कौन है 4s। इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरेगा, तो आप कहोगे सर पहले किस में भरेगा, 4s में भरेगा, क्योंकि n+l की वैल्यू इसके लिए 4 आ रही है, इसके लिए 5 आ रही है। तो जिसके लिए n+l की वैल्यू लो होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होता है। तो पहले 4s में फिल होगा, फिर 3d में फिल होगा। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, देखना 3d सीरीज के 3d श्रृंखला के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, n-1d 1 to 10 ns 1 to 2, ये होता है, ध्यान रखना। n-1d 1 to 10 ns 1 to 2 लिखना बताऊंगा। पहले इसका एक डायग्राम बनता है, चित्र बनता है एक, कि एटॉमिक नंबर 20 तक तो किसकी एनर्जी कम होती है, उसके बाद में 3d की एनर्जी कम हो जाती है। 20 के बाद में 21 पर आकर जो 3d होता है उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लिख लो, पहले एक बार इस सबको लिखने से पहले एक लाइन लिख लो। संक्रमण तत्वों की 4 श्रेणियां होती है,
इनको लिखने से पहले लिख लेना एक बार। संक्रमण तत्वों की 4 श्रेणियां होती है, संक्रमण तत्वों की 4 श्रेणियां होती है, ठीक है। पहला लिखो, डैश लगा के लिख लो, प्रथम संक्रमण श्रेणी, प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी, प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी। दूसरा लिखो, द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 4D श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 4D श्रेणी। तीसरा लिख लो, तृतीय संक्रमण श्रेणी या 5D श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी या 5D श्रेणी। चौथा पॉइंट लिख लो, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी या 6D श्रेणी, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी या 6D श्रेणी। इसमें लिख लो, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी के तत्व अस्थायी हैं, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी के तत्व अस्थायी हैं जो मनुष्य द्वारा संश्लेषित हैं, जो मनुष्य द्वारा संश्लेषित हैं, ठीक है। वेरी गुड, अब हेडिंग लगाओ आप, संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लिख लो, 3D श्रेणी के संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1d 1 से 10 ns 1 to 2 होता है। ये परमाणु क्रमांक की फोटो बनाओगे आप, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कि कब क्या होता है, ठीक है। चलो थोड़ा नीचे लिख लो इसको, एटॉमिक नंबर वर्सेस एनर्जी या फिर एनर्जी वर्सेस एटॉमिक नंबर। तो 20 होता है ना, 20 यहाँ तक तो कैल्शियम की जो होता है 4s, कैल्शियम तक 4s की एनर्जी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। कैल्शियम तक 4s की एनर्जी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। एक बार इस ग्राफ को देख लो आप, फिर मैं समझा देता हूँ आपको, है ना। एक बार देखते जाओ भाई। ये 4s, ये 4p और ये आपका 3d, ठीक है। 3d 4p 4s। देखो भाई, जब परमाणु क्रमांक 19 है तो वहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन 4s में बढ़ेगा, फिर 4p में और फिर 3d में। जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले नहीं बढ़ते, जिसकी एनर्जी कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ते हैं, ठीक है। 20 तक भी ऐसे ही होता है, पहले इलेक्ट्रॉन 4s में आएगा, फिर 3d में आ जाएगा और 4p में आ जाएगा, ऐसा होता है। लेकिन जैसे ही 21 पे आओगे तो 21 पे किसकी एनर्जी कम हो जाती है, 3d की एनर्जी कम हो जाती है, फिर 4s की एनर्जी आती है। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3d में। 22 पे आते आते तो और भी कम हो जाती है 3d की एनर्जी। फिर आगे जाओगे तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो तो d की एनर्जी और भी कम होती जाती है।
और 4p की एनर्जी बढ़ती जाती है, 4s की एनर्जी भी कम होती जाती है। तो यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा नहीं रहता। देखो यहाँ देखो 3d और 4s की एनर्जी में डिफरेंस ज़्यादा नहीं रहता। तो यह कहानी अपने को लिखनी है कि परमाणु क्रमांक 20 तक 4s की एनर्जी कम होती है, 3d की एनर्जी ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे ही परमाणु क्रमांक 20 से आगे जाते हो तो 3d की एनर्जी कम हो जाती है और 4s की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो जिसकी एनर्जी कम हो जाती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं। लिखना, कैल्शियम के बाद के तत्वों में, कैल्शियम के बाद के तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपेक्षाकृत जटिल होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपेक्षाकृत जटिल होता है। आगे लिखना, नाभिकीय आवेश में इकाई वृद्धि से, नाभिकीय आवेश में इकाई वृद्धि से, नाभिकीय आवेश में इकाई वृद्धि से 3D कक्षों की ऊर्जा तेजी से घटती है। 3D कक्षों की ऊर्जा तेजी से घटती है। ठीक है, नाभिकीय आवेश में इकाई वृद्धि से 3D कक्षों की ऊर्जा तेजी से घटती है, जिससे इनकी ऊर्जा 4s कक्षक की ऊर्जा से कुछ कम हो जाती है, जिससे इनकी ऊर्जा 4s कक्षक की ऊर्जा से कुछ कम हो जाती है। अब तो ये फोटो बना लो। आगे लिखना, नेक्स्ट लाइन से 3D व 4s कक्षों की ऊर्जा में अंतर कम होने के कारण, 3D व 4s कक्षकों की ऊर्जा में अंतर कम होने के कारण किसी संक्रमण तत्व के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निर्धारित करने में कठिनाई होती है। ठीक है, ये फोटो बना लेना। नोट डाल के एक चीज लिख लेना, 3D कक्षकों की ऊर्जा, 3D कक्षकों की ऊर्जा 4s कक्षकों से तभी कम होगी जब 3D कक्षकों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। 3D कक्षकों की ऊर्जा 4s कक्षकों से तभी कम होगी जब 3D कक्षक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं अपन। ठीक है, वेरी गुड। रफ कर रहा हूँ, इसको बना लेना। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं इनके। क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सबसे पहले परमाणु क्रमांक 21 स्कैनेडियम। ठीक है, इसका जो विन्यास होता है आर्गन 18। ठीक है, 3D1 18, 3D1 4s0। ठीक, 22 Ti टाइटेनियम। आर्गन 18, देखो 18 तो 20 रे 21। ठीक, अब 4s में 2 ही रहेंगे, है ना। 4s में क्या रहेंगे? 2 ही रहेंगे। 3D2 4s2, 18 4 22। तो इसमें कौन होता है? वेनेडियम। वेनेडियम कुछ लोग ऐसे याद करते हैं, साइंस टीचर विनीता कृपलानी। साइंस टीचर विनीता कृपलानी, क्रोमियम आएगा ना आगे ऐसे, है ना। (3D3 4s2) 24 क्रोमियम। इम्पोर्टेंट लगा लेना भाई। ठीक है,
क्रोमियम, एक बार तो जो होना चाहिए वो लिख देता हूँ मैं। (3d4 4s2 होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन क्या होता है, आर्गन 3d5 4s1 होता है। रीजन आगे लिख लेंगे। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिल रहा है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन अगर 4s से 3d में आ जाता है तो आपको क्या मिलता है, अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलता है। क्या मिलता है, अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये ना वो करिए होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना। क्रोमियम का और कॉपर का एक्सेप्शन होते हैं, दोनों जो होने चाहिए थे वो नहीं होते। कॉपर में तो कंप्लीट वहाँ पे 3d10 हो जाएगा और क्रोमियम में 3d5 हो जाएगा। ध्यान रखना भाई, क्रोमियम के स्टार लगा लेना, है ना। 25 कौन, मैग्नीज। साइंस तेरी वाह करूँ मैं, मैग्नीज। आर्गन 18 3d5 4s2। ध्यान रखना भाई, अब कंटिन्यू चलता रहेगा, अब एज इट इज रहेगा, 29 पे जाके चेंज होगा। आयरन, लोहा, फेरस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। आर्गन 18 3d6 4s2। 27 कोबाल्ट, कोबाल्ट। आर्गन 3d7 4s2। 28 निकल, क्या निकल, यहाँ से निकल, निकल भी हो सकता है, दो आपको अच्छा लगे ना वो लिख लो, है ना। अब ये आ जाएगा 29, स्टार चिपका लेना इसके भी। जैसे कॉपर में क्रोमियम में दिक्कत आ रही है, वैसे कॉपर में दिक्कत आती है ना। कॉपर, आर्गन 3d9 4s2। ऐसा होना चाहिए, बट 3d10 4s1 होता है। ठीक है भाई, याद रख लेना, ये होता है एक्चुअली में। और लास्ट तो आप कर ही लोगे, जिंक, जिंक आर्गन 3d10 4s2, ये उतार लो। और इसमें दो याद रख लेना, 24 और 29, 24 एंड 29, कॉपर और क्रोमियम, कॉपर और क्रोमियम, ठीक है। वेरी गुड। चाहो तो क्वेश्चन लिख सकते हो, चाहो आप तो क्वेश्चन लिख सकते हो। लिखना चाहोगे लिख लो, लिख लो। क्या कारण है कि, क्या कारण है कि 3D श्रृंखला में, 3D श्रृंखला में क्रोमियम व कॉपर के असामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाए जाते हैं।
क्या कारण है कि 3D श्रृंखला में क्रोमियम व कॉपर के असामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाए जाते हैं? आंसर लिखोगे क्रोमियम में असामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मुख्य कारण, क्रोमियम में असामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मुख्य कारण अर्धपूरित विन्यास का उत्पन्न होना है। क्रोमियम में असामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मुख्य कारण अर्धपूरित विन्यास का उत्पन्न होना है। इसी प्रकार कॉपर में असामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण पूर्ण पूरित विन्यास प्राप्त होता है। पूर्ण पूरित विन्यास प्राप्त होता है। और हम जानते हैं कि अर्धपूरित तथा पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व, हम जानते हैं कि अर्धपूरित तथा पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व अन्य कक्षकों से अधिक होता है। अन्य कक्षकों से अधिक होता है। ठीक है भाई, ठीक है, उतारो इसको, फिर आगे पढ़ते हैं। उतार लो।